देश में 5,85,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 18,653 नए केस, 507 लोगों की मौत। अब तक 17,400 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार। महाराष्ट्र में 4,878 नए मामले, 1,75,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में 2,199 नए केस। दिल्ली में कोरोना संकट पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 1 महीने की मेहनत के बाद हालात कंट्रोल में। रिकवरी दर 67% से ज्यादा। आज से शुरू हुए अनलॉक 2 के लिए तमाम राज्यों ने जारी किए दिशा निर्देश। नियमों में बड़ी छूट, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मेट्रो। चीन से तनातनी पर कोर कमांडर की 12 घंटे लंबी बैठक। गलवान के पीछे हटने को तैयार नहीं चीन। भारत की दो टूक, पीछे खींचने होंगे कदम। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को बड़ी हिमाकत। सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 2 जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोनिल विवाद पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी है। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा है। बाबा रामदेव ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है। पतंजलि ने एक सही दिशा में काम करना शुरू किया है। बाबा रामदेव ने बताया कि उन्होंने कोरोना पर क्लिनिकल कंट्रोल का ट्रायल किया है। क्लिनिकल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स हैं उनके तहत हमने रिसर्च की है। अभी तक कोरोना के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। इसके अलावा 10 से ज्यादा बीमारियों पर हम ट्रायल कर रहे हैं और उसमें 3 लेवल पार कर भी चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना की तरह ही संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की कि अनलॉक को हल्के में ना लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। इस दौरान सीएम योगी ने विशेष सफाई दल को हरी झंडी दिखाई। यह सफाई दल पूरे प्रदेश में गांव और मोहल्ले में जाकर सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करेगा। लोगों को उल्टी दस्त, जेई और एईएस जैसे संचारी रोग से बचाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। बीमार होता था, समय पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में उनका उपचार करने की व्यवस्था, और जिन्हें जिला चिकित्सालय में भी दिक्कतें हो रही थी उन्हें और हायर सेंटर में ले जाकर के उन्हें बेहतर उपचार देकर के उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया। और इसका परिणाम रहा कि पूरे प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सका। और यही स्थिति हम सबको डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, कालाजार के लिए, मलेरिया के लिए, इन सब के लिए करना होगा। एक अभियान चला करके करना होगा। और आज इसीलिए कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, क्योंकि प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी संचारी रोग के कम या ज्यादा चपेट में रहता है। 38 जिले ऐसे हैं जो केवल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे जिले ऐसे हैं, और खासतौर पर शहरी जीवन में रहने वाले लोगों से वहां पर थोड़ी सी असावधानी डेंगू के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इसी प्रकार से मलेरिया, बहुत सारे क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप अभी भी देखने को मिलता है। कालाजार और चिकनगुनिया भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इन सब पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय प्रदेश के अंदर बनाया गया। और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर के इस कार्यक्रम को चलाया गया कि कोरोना की जंग में बेहतर लड़ाई लड़ने के साथ ही पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम आबादी के राज्य में न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रारंभ किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने को लेकर के
बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, और हर एक विभाग ने लग करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी भारत सरकार के सहयोग से पूरी तरह सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक कार्यक्रम जहां इसको हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ कोरोना से भी लड़ेंगे और हर प्रकार के संचारी रोगों को भी हम प्रभावी ढंग से रोकेंगे। इस एक दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आज जो एक अभियान प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों का आह्वान करूंगा कि वे अपने अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर करें। मैं फिर अपील करूंगा, कोरोना का उपचार ही बचाव है। यानी अगर हमने बचाव कर लिया, अगर हमने सतर्कता बरत ली, यही इसका सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा केवल उत्तराखंड के लोग ही दर्शन कर सकेंगे। कंटेनमेंट और बफर जोन के लोगों को इजाजत नहीं होगी दर्शन करने की। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रवासियों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। प्रवासी क्वारंटीन टाइम पूरा करने के बाद दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी होगा। प्रसाद चढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में स्थित चारधाम यात्रा आज से फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने चारधाम के कपाट खुलने के बाद अब तक सिर्फ स्थानीय लोगों को ही दर्शन की इजाजत दी, लेकिन अब सरकार ने राज्य के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा और भगवान के दर्शन करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही चारधाम से जुड़ी यात्रा के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। यात्री एक रात से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। साथ ही एक वक्त में 1200 लोगों को धाम जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर कहीं भूस्खलन जैसी घटना होती है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। तो आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। कई नए नियम हैं जिसके तहत ये यात्रा शुरू की गई है, जिनके साथ ये यात्रा शुरू की गई है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे का ही रखा गया है। कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर साथ में होना अनिवार्य है। अभी बाहर के लोगों को फिलहाल यात्रा की अनुमति नहीं है। चारधाम यात्रा बाहर के लोग नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही ये इजाजत मिली है। वहीं प्रतापगढ़ के डीएम डॉक्टर रूपेश कुमार 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एडीएम शत्रुघ्न वैश्य को कोरोना हुआ था। डीएम और एडीएम दोनों प्रशासनिक कार्यों के साथ रहते थे, जिसके चलते डीएम का भी कोरोना सैंपल लिया गया। डॉक्टरों की सलाह पर डीएम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। इसके लिए सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 2 में कुछ लोगों को और रियायतें दी गई हैं। आज से फ्लाइट्स और ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अभी तक लिमिटेड नंबर में ही इनकी सेवा को चालू रखा गया था। अब संख्या को दोगुना तक किया जा सकता है। अब रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा, लेकिन 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आगे का फैसला राज्य सरकारों के विमर्श के बाद ही किया जाएगा। तो आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। कई तरह की छूट और इसमें दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर जो सख्ती है वो फिलहाल जारी रहेगी।
देश में अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत लोगों को नियमों में और ढील दी गई है। अब लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। अनलॉक 2 में ढील मिलने पर अलग अलग जगहों पर लोगों से बात की हमारे संवाददाताओं ने। देश में कोरोना काल को लेकर के अनलॉक 2 की घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ ही अब लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया जा चुका है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। अभी मोदी जी ने ऐलान किया, अनलॉक 2 की घोषणा की है और गरीबों को राशन देने की बात कही है। क्या मानते हैं इस पे आप? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है जो मोदी जी गरीब मजदूर ठेला सब्जी सबको ये सुविधा दिए हैं 3-4 महीने का फ्री में राशन। ये बहुत अच्छा काम है, ये तो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, दवा और सब चीज़ों पर वो भी पूरा होना चाहिए। व्यापार तो पूर्ण रूप से लगभग खुल चुका है, लेकिन इसमें समस्या है कि गांव के व्यापार, गांव के कस्टमर और शहर के कस्टमर हर जगह जा आ रहे हैं। इससे कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा। लगभग ग्राफ 6 लाख के ऊपर जा चुका है। अब प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी। जो मास्क नहीं लगाए उसको चालान करें, जो इधर उधर घूम रहे हैं 9 बजे के 10 बजे के बाद उस पर सख्ती करनी चाहिए। प्रशासन जब सख्त होगा तभी कोरोना कम हो पाएगा। अगर नहीं सख्त होगा तो कम नहीं हो पाएगा और ये महामारी का रूप रख लेगा। लोगों से मैं यही अपील करना चाहेंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे को, नए आदमी से मिले तो सोचे हम कि कोरोना पॉजिटिव से मिल करके आ रहे हैं, और आने के बाद हाथ धुले, नहाए, जो भी उस प्रक्रिया करनी है उसको करे, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। अनलॉक 2 की घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही थी, उसकी वजह से मजबूरी में करना पड़ा। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि व्यापारी लोग, हम लोग व्यापार भी शुरू किए हैं, धीरे धीरे चल भी रहा है। अब व्यापारियों से, कस्टमरों से बोल रहे हैं कि आप सुरक्षा व्यवस्था में अपने रहिए, हमेशा का नाम है सैनिटाइजर हाथ करते रहिए, हमेशा मास्क लगाइए, बेवजह सड़कों में मत घूमिए, इधर उधर मत जाइए, जिसका पालन हम लोग भी कराया जा रहा है। और सरकार से भी यही किया जा रहा है, प्रशासन से भी, कि उसका कड़ाई से पालन कराएं। प्रशासन द्वारा एक ही निर्देश है कि हम लोग चाहते हैं उसको मास्क जो न लगाए, अगर जो घूम रहे हैं उन पर टाइट किया जाए, चालान किया जाए, अगर जो व्यापार के फालतू लोग हैं उस पर पूरी तरह से व्यवस्था टाइट की जाए। घूमने पर रोकने, टाइम से खुलवाना, टाइम से बंद कराना, इसको चाहिए। लोगों का साफ कहना है कि प्रशासन को सख्ती करने की जरूरत है, जिससे कोरोना काल से बचा जा सके। नेशनल वॉइस के लिए अनिल त्रिपाठी, महाराजगंज। सरकार की गाइडलाइंस के बाद संभल में विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार आर्य के आदेश पर माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षक विद्यालय में अपने सभी शिक्षण कार्य करेंगे, साथ ही बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाई करवाएंगे। इसी मुद्दे पर चंदौसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र कुमार के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता फिरोज आलम ने। इस समय कोरोना काल चल रहा है और हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा हो या देश का कोई भी कार्य है, उसको सब बंद है, क्योंकि कोरोना काल ने पूरी तरीके से पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा भारत भी अछूता नहीं है। वहीं बात करते हैं हम आज 3.25 महीने बाद DIOS के आदेश पर, जो कि सरकार के आदेश के बाद DIOS जनपद संभल ने आदेश दिया है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो आज 1 जुलाई से खोले जाएंगे और शिक्षण कार्य किया जाएगा। साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जाएगी। वहीं हम इस समय जनपद संभल के चंदौसी इंटर कॉलेज चंदौसी में हम मौजूद हैं और वहाँ हमारे साथ वहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज कोरोना काल में 3.25 महीने बाद स्कूल खोला गया है, किस तरीके से शिक्षण कार्य किए जाएंगे, आगे क्या तैयारी है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहब। नरेंद्र जी, जिस तरीके से आज कोरोना काल में कॉलेज खुला है आदेश के बाद, तो किस तरीके से आप स्कूल कार्य किए जाएंगे और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा? यहाँ आज से आदेश हैं माननीय DIOS साहब के कि सभी टीचर्स स्कूल आएँ, सभी कर्मचारी तो आज आए हुए हैं सभी लोग। और जो क्लासेस पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बच्चों की मोबाइल के द्वारा, उसी तरह ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अच्छा, लगभग कितने समय बाद आज स्कूल खुला? आज लगभग 3.25 या 3.5 महीने के बाद जो है स्कूल खुला है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हैं पहले भी जी। अच्छा, किस तरीके से अब आगे किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कदम स्कूल आपका उठाएगा? यही है कि बच्चों को अधिक से अधिक मोबाइल से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे ज़्यादा हैं हमारे स्कूलों में, तो चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है अगर आप उनको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं।
तो ये जोर दिया जाएगा बच्चों के माता पिता को समझा करके कि इन बच्चों के लिए अब ज़रूरी है एंड्रॉयड फ़ोन, तो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जैसे पहले चल रही थी छुट्टी से पहले, उसी तरह अब चलेंगी और कोशिश ये होगी कि अधिक से अधिक बच्चों को, उनके माता पिता को समझाया जाए कि एंड्रॉयड फ़ोन अब लेना ज़रूरी है बच्चों के लिए, कैसे भी वो उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जो ग्रुप बने हुए हैं उनसे जोड़ा जा सके। अब देखिए यहाँ पर ये स्टाफ रूम है और यहाँ आज स्कूल का समस्त स्टाफ यहाँ मौजूद है और यहाँ बैठा है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जबकि आज पहली जुलाई है और यहाँ सभी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं और शिक्षण कार्य अपना करेंगे। आज से यहाँ कुछ लोग टीचर्स और मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कविता अग्रवाल। जी क्या नाम? कविता अग्रवाल। जी आज कितने दिन बाद स्कूल आए? हम लोग 2-3 महीने बाद स्कूल आए हैं। जैसा कि ऊपर से ही ऑर्डर है तो हम लोग बहुत सेफ्टी से अपनी सारी प्रिकॉशन लेके ही आए हैं। और अच्छा, ऐसे किस तरीके से बच्चों की जो शिक्षा है, किस तरीके से आप आगे क्या क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे? हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे वर्चुअल क्लास अभी तक चलती आ रही हैं, ऑनलाइन के द्वारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसी तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का आना तो बिल्कुल भी सुरक्षा में नहीं है और सभी को सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करना है। देखिए अभी आपने देखा यहाँ शिक्षकों से बात हुई, शिक्षिकाओं से बात हुई और सभी लोग तैयार हैं आगे बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए देने के लिए पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद हैं। सभी टीचर आज 1 जुलाई को यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि DIOS के आदेश के बाद आज से स्कूल खोले गए हैं, जबकि यहाँ बच्चे नहीं आएंगे और जो बच्चे हैं शिक्षक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से नेशनल वॉइस। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोविड-19 के चलते इस बार कार्यकर्ता उनका जन्मदिन सादगी से मनाएंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि किसी बड़े आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर जरूरतमंदों की मदद करें। वहीं अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले के लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वहां किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने की वजह से यह सुनवाई टल गई है। जिसके बाद उमा भारती सीधे अयोध्या पहुंची और रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन के दर्शन किए। इस दौरान उमा भारती ने चीन की एप्लीकेशंस पर लगाए गए बैन का समर्थन किया। राम भक्तों की जो इच्छा है, संतों की जो इच्छा है, आप सबकी जो इच्छा है वो पूरी हो ही रही है। भगवान कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सबकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है। अमेठी में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। साथ ही पेट्रोल डीजल को बढ़ते दाम, महंगाई और भ्रष्टाचार पर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के दौरान अलग अलग मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम SDM मुसाफिर खाना को ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। पेट्रोल डीजल जो रोजाना महंगे हो रहे हैं, पिछले 22 से 23 दिनों से लगातार रोज दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी नाराजगी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। किस तरह की रहेगी प्रदर्शन हो रहा है? आज पूरा भारतवर्ष जहाँ एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और भारत देश की सरकार जिस तरीके से डीजल पेट्रोल में आसमान छूने वाली दरों पे डीजल पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए हैं, और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन और महामहिम को ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना के माध्यम से देने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया।
कौशाम्बी में शिक्षा विभाग में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 महिला शिक्षिका सहित कुल 3 शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल की थी, जिसका खुलासा एसआईटी के जांच में होने के बाद तीनों शिक्षकों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बीएसए राजकुमार पंडित ने बताया कि एसआईटी के जांच में जिले के 10 फर्जी शिक्षकों को तलाशा गया था, जिसमें 5 फर्जी मार्कशीट वाले शिक्षक हैं। वहीं 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कम नंबर को बढ़वाकर पास की मार्कशीट हासिल की थी। अभी भी कुल 7 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो शिक्षक अभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से इनकी बीएड की डिग्री थी और ये इसकी प्रदेश स्तर पर इसकी जांच एसआईटी के द्वारा की गई थी और एसआईटी की जांच के उपरांत जनपद में 10 टीचर ऐसे चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 5 पर ये आरोप था कि इनकी मार्कशीट फेक है और 5 पर ये आरोप था कि ये टेम्पर्ड मार्कशीट है इनकी। इसके बाद जब ये चिन्हीकरण हो गया तो इनकी सेवाएं सभी की 2019 में अगस्त 2019 में समाप्त कर दी गई थी। उसके अगेंस्ट में इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी और माननीय न्यायालय द्वारा इसमें स्थगन आदेश भी दिया गया। इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हो गई थी। तो इन सभी याचिकाओं को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फाइनली अंतिम रूप से 29 अप्रैल को जो फेक लिस्ट में अभ्यर्थी थे उनके संबंध में एक निर्णय दिया है। उस निर्णय में जो हमारे जनपद के 5 लोग थे उनमें से 3 नाम पाए गए हैं, अर्चना देवी, अर्चना सिंह और लवलेश द्विवेदी। तो इनके खिलाफ जो आगे की वैधिक कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज कराना और रिकवरी कराना, वो हम लोग कर रहे हैं। वहीं कन्नौज से खबर है, जहां पर एसआईटी जांच के बाद 13 फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। 13 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी डिग्री से नौकरी करने का इन पर आरोप लगा है। सभी फर्जी शिक्षकों से अब वेतन की रिकवरी होगी। 13 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज होगा। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले 13 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। एसआईटी की जांच के बाद 13 फर्जी शिक्षकों का नाम सामने आया है। सर्वाधिक छिबरामऊ ब्लॉक में 8 फर्जी शिक्षक हुए तैनात। सभी से शिक्षा विभाग तैनाती के समय से वेतन की रिकवरी करेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ओझा ने खुद इसकी जानकारी दी है। जनपद कन्नौज में एसआईटी की जांच के बाद जो 28 देश की सूची मिली है पूरे प्रदेश की, उसमें कन्नौज जनपद में 13 शिक्षक ऐसे जो फेक पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बर्खास्त किया गया तथा उन पर रिकवरी के आदेश किए गए और संबंधित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुक्रम में सभी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा सेक्टर 128 के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आपसी लेन देन के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। सबूत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैसा तो पूरा दिया। देखिए, थाना एक्सप्रेसवे में अभी एक पंप है। उस पंप पे आज लगभग 9:25 के आसपास 2 बाइक सवार लड़के आए और दोनों शराब के नशे में थे। उन लोगों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेट्रोल भरवाया, उसे कम पैसा दे रहे थे। तो जो सेल्समैन था उसने कहा कि नहीं, आप पूरा पैसा दीजिए। उन लोगों ने फिर दूसरे नोट दे करके पैसा तो पूरा दिया, लेकिन उसके बाद गाड़ी आगे से घुमा करके उसके ऊपर गोली चला दी और वहाँ से भाग गए। उस गाड़ी की पहचान हो गई है। हम लोग उसमें चारों तरफ चेकिंग करा रहे हैं, बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। वहीं अमरोहा के आदमपुर देहरी खादर में युवती को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि युवती अपने खेत पर चारा काटने के लिए गई थी। इसी दौरान तेंदुए ने युवती पर हमला कर दिया। इस घटना में युवती की मौत हो गई। लोगों ने इस घटना को वन विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है।
क्षेत्र में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।